हेलो, माय नेम इज सुमित शर्मा फ्रॉम द CSR पीपल। आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के आदिवासी एरिया, जगह का नाम है तलासरी, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हम यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं श्री महेंद्र वानीगोता से। महेंद्र वानीगोता जो ऋषभ फाउंडेशन के चेयरमैन है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम। माय प्लेजर मैन। हाउ डज इट लुक फ्रॉम एन अर्बन लोकेशन टू अ रूरल प्लेस? I would say not only rural but a tribal place, आदिवासी एरिया. How does it feel? काम करने के मामले में ऐसा है सुमित जी की एक बार एक स्कूल विजिट किया हमने जहाँ पर 750 बच्चे और एक टीचर। ये सिनेरियो देख के लगा कि नहीं, जरूरत तो यहीं पर है काम करने की। अगर यहाँ कहीं काम नहीं हुआ तो कहीं और काम करने वाली बात नहीं। But why only the tribal? I mean, you could have done it there in Bombay. You could have taken any other rural location. आदिवासी, typical आदिवासी एरिया। मुंबई में या फिर गांव में और आदिवासी में बहुत फर्क है। मुंबई में आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज देयर फॉर एवरीबडी। वहाँ पे लोग हैं करने के लिए बेसिकली। गांव में भी देखा है कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने गांव को अडॉप्ट किया हुआ है, किसी न किसी तरह से उनका कोई ना कोई संसार काम कर रहा है, सरकार भी पहुंच पा रही है। आदिवासी एरिया ऐसा है जहां पर न तो सरकार पहुंच पाई है न संस्थाएं पहुंच पाई है। कारण बहुत सारे हैं। कारण है लोग, उनकी मानसिकता, एक डर। आदिवासी एरिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का इश्यू होता है कि जिस तरह से लोग आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वैसे वो रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लिविंग, वेरी कंजर्वेटिव वे ऑफ लिविंग इन सुपरस्टिशन, जहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। एक नई सिरे की सोच को प्राथमिकता नहीं मिलती है। इस कारण से हमने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है कि लोग आ रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं। और ये आदिवासी समाज शहर के वातावरण से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। तो मैंने सोचा कि मैं शहर से आता हूँ, अगर मैं इस कंप्लीट डिप्राइव्ड एरिया में काम कर रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मैं उसको शहर के लोगों से जोड़ पाऊँ तो एक एक्सचेंज होगा। जब एक्सचेंज होगा तब जाके वो बदलाव आएगा धीरे धीरे। तो हमारा जो कोर है, सबसे बेस पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी सारे प्लानिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड होते हैं, वो होता है हाउ डू वी बिल्ड ट्रस्ट। एक ट्राइबल के साथ में सबसे बड़ा गैप जो आ रहा है ना कि दे डोंट ट्रस्ट, दे कांट ट्रस्ट पीपल। सरकार भी काम नहीं कर पा रही है। जब सरकार भी काम नहीं कर पा रही, संस्था भी काम नहीं कर पा रही, तो हमने सोचा कि उस चैनल को कैसे हम ब्रिज करें ताकि सब रिसोर्सेस को यूटिलाइज हो सके, उनका एक भला। क्योंकि मैं एक अकेला एक चीज पे काम कर पाऊंगा, फ्यूचर क्या ऐसा है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इज द ट्रस्ट। वो ट्रस्ट बिल्ड करके हम सारी चीज़ों के अंदर हम उनका भला करने की बात करते हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है आपका? दिस इज द प्राइस। वाह, हैप्पी बर्थडे। दिस इज द रिवॉर्ड। दिस इज द रिवॉर्ड वी गेट। आई आल्सो गॉट इट। सो हमारा मेन काम है टू बिल्ड द ट्रस्ट सो दैट वी ऑल कैन लिव हैप्पीली, हेल्दीली, एक्सचेंज हैपेंस। एक जो चीज मुझे जाननी है, लर्न, अर्न और रिटर्न, हाउ डिड इट हैपन? कहाँ से वो ये जो थ्योरी आई, ये जो लाइफ का आपने मोटिव जो डिसाइड किया, कैसे? तो कह सकते हैं इसमें सुमित जी की ये बातें कहीं पढ़ी पढ़ाई नहीं लगी मुझे। कुछ संस्कारों में आते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि शायद पूरे जन्म की कुछ बात हो या हो सकता सोल प्लान हो। उसको अब कैसे बोला जाए, इनको तो बहुत तरीके हैं बोलने के लिए, बट ये कह सकते हैं कि सब चीज़ें पहले से शायद तय थी। कोई पढ़ के, किसी ने समझा के या कोई रूल फॉलो करने की बात नहीं आई सामने। और मैं बड़ा खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहले जहन में थी कि सिर्फ पाना है ऐसा नहीं है, और सिर्फ दे के हम अहंकार समझ लें कि मैंने दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। ये एक लाइफ का हिस्सा है कि जिस तरह से आता है चीज़ उस तरह से जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम समाज को देखें या इस नेचर को देखें, चीज़ें तभी, कंटेंटमेंट तब आता है जब आपके हाथ से कुछ जाना शुरू होता है। आपको लगता है कि साइकिल पूरा होने की कगार पे आ रहा है, और तब ऐसा लगता है कि हाँ, दुनिया में आने का एक मकसद पूरा हो रहा है, हम हैं, उसका बेस मिलता है अपने को, ऐसा लगता है। बिकॉज नेचर भी ऐसी है ना, एक पेड़ से लेके, एक बीज से लेके साइकिल चलता है हर चीज़ का। तो देखिए पूरा होता है, जब अपने आप को पूर्ण फील करना होता है तो वो देने के बाद ही फील होता है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा। तो बस उसी में लर्न, अर्न और रिटर्न की थ्योरी बहुत अच्छी से फिट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि मैंने चूज़ किया कि
लोग बोलते थे कि रिटायर होना है तो 60-65 के बाद रिटायर हो, फिर जिंदगी भर वही काम करना है, सब लोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जब मेरी लाइफ एक्टिव लाइफ हो, जब मैं भाग पाऊँ, दौड़ पाऊँ, जो मैं अपनी यूथ में कर पाता हूँ, जो मैंने अपने बिजनेस के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, उसी जज्बे के साथ मैं उस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा। मतलब 60 के बाद या 65 के बाद तो जो मिलेगी, उसमें शरीर किस तरह से रहेगा, मनस्थिति कैसी रहेगी, संसाधन कैसे रहेंगे, मुझे नहीं पता। बट 40 की उम्र में मुझे पता है कि मेरे पास जो देने के लिए चाहिए वो होगा उस एस्पेक्ट को, इसलिए वो 40 और 60 का जो उम्र है वो मैंने चाही कि मैं ऐसी जीऊँ चीज़। If you could speak to your younger self today, what would you think you would say to him? That's a good question, Sumit ji. If I really meet my younger self, 20 years back, Mahendra today, I'll ask that, Mahendra, don't hesitate to ask for help. Journey is not about, reaching somewhere alone or reaching higher. It's about reaching together. And that's only, asking for something can really make it easy for you. It's a better journey together. So taking a cue from your clarity of thoughts, जो आपने बोला learning, earning and returning, आपने उसको पूरा when we say it, आपने उसको पूरा correct placement था आपके पास में. You were clear in your mind. If I have to ask, what will be your message to people? Because there are a lot of people, I am sure, who feel stuck, either in their careers, in their lives, or maybe they are stuck in their minds. इसी तरीके का कुछ करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, but they lack the clarity. What will be your message to them? So, it might sound little like philosophical, but the crux which I could crack on that part, I could use is like the basic problem, the disease is comparison. हम जब 20 साल के होते हैं, हमने एक सपना बनाया होता है, तब हमको लगता है कि हम 30 में रिटायर हो सकते हैं, 40 में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन जब 30 आता है तब वो डिस्टेंस और बढ़ जाता है। हमको लगता है सपना और बड़ा हो गया, अब तो और मुश्किल हो गई। उल्टा 20 में सोचो तो ईजी था, और 40 में तो लगता है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन सब में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है कंपैरिजन। सो इफ़ यू स्टिक टू व्हाट यू हैव थॉट व्हेन यू वांट टू डिसाइड अबाउट योर लाइफ, दैट हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ, बाय व्हाटएवर यू डू, यू कैन जस्ट टिल 100 यू कैन एंजॉय लाइफ बाय भोग के, या जैसा भी आपको लगता है, एवरीथिंग इज राइट। बट वो कंपैरिजन है जो हमको रोकता है, मारता है या डिस्करेज करता है। तो क्योंकि हर चीज़ हमारी तरह आगे बढ़ती है, तो हमारे सपने भी बड़ा फॉर्म ले लेते हैं। तो अगर रुकना है कहीं पर, ऐसा लगता है, और कंटेंटमेंट ही अगर हमारा सबसे बड़ा आउटकम है जो हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, चाहे वो समय हो। तो मैं 2017 में रिटायर होना चाहता था, बट मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बिकॉज मेरे बाजू के गराज में एक बड़ी गाड़ी आ गई। तो तब तक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मेरी गाड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मेरे बाजू के गराज में बहुत बड़ी गाड़ी आ गई तो सडनली करना पड़ गया। हाँ, ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी तक वो बात नहीं है। हाँ। तो अच्छा हो मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया, वरना मैं शायद रिग्रेट करता। यहाँ बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, जो आज कंटेंटमेंट फुल जी पा रहा हूँ लाइफ, वो शायद नहीं जी पाता। तो मैंने वो 3 साल लेके समझा कि नहीं, मेरा गोल है जो समय को लेके है, न कि चीज़ों को लेके है। मेरे सपने मेरी आत्मा को लेके हैं, मेरे खुद की संतुष्टि के लिए हैं, न कि किसी और के दृष्टिकोण पे डिपेंड करते हैं। तो कंपैरिजन अगर हम निकाल दें तो आई थिंक सबके लिए, आप मेरे और वैसे सब भाइयों के लिए, सब लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो ईजी हो जाएगा उस सपने को जीना जो वाकई हम जीना चाहते हैं। इतने सारे काम अलग अलग लोगों के साथ में, आई एम श्योर आपके साथ में काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट है, कॉर्पोरेट्स हैं, दूसरे डोनर्स हैं, हु एजुकेशन के लिए हैं, हेल्थ के लिए हैं, एनवायरनमेंट के लिए। हु वुड यू वांट टू थैंक, हु वुड यू वांट टू मेंशन यहाँ पे, जिनकी वजह से ये काम सहूलियत से चल रहे हैं? सो सुमित जी, इस एस्पेक्ट में बोलूँगा कि मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और करते हैं वो। आज हम इंडिविजुअल डोनर्स के साथ काम करते हैं, रिटेल डोनर्स की जो बात करते हैं हम लोग, एंड दे आर एंटरप्रेन्योर्स हु आर सपोर्टिंग आवर फ्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल एज फ्यू कॉर्पोरेट्स। सो सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे शॉर्ट में, बट एज एन कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें आप, तो देयर आर कॉर्पोरेट्स लाइक कोटक लाइफ इंश्योरेंस, दे आर सपोर्टिंग इन आवर हेल्थ प्रोजेक्ट्स। एम्बिट Private Limited, they are supporting their CSR through digital education, largely here. BCS Foundation, Bombay Chartered Accountants Society, they have become the initial, pillars of a thought process. When we talk about it, this is what we want to do, and they say, that, okay, let's do it. So that was the biggest support from them, and these are the people
are supporting, and there are many more, you know, may not be coming across right now, but there are many corporates. Even Mahindra Group has, you know, contributed a lot in environment project. And in the end, you know, as you also correctly said, there are people who believe in you, who know that Mahindra is there. So, you know, Yeah, exactly. there has to be something meaningful which will happen. So it is in the end the individuals who make the difference, and people bring about the change. You know what? Here in Palghar district, Mahendra ji has set up 82 digital classrooms. If the teacher cannot be present in one of the schools, at least the education will not stop from reaching the kids, which is a great effort. Thank you, Mahendra ji, for taking out time for us. Or all the best for all your works that you're doing. लेकिन हम मिलते रहेंगे. बिल्कुल सुमित जी, Thank thank you you. so much for it. So, this is one of the stories of the change makers. छोटी छोटी चीजें मिलके कितने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ये हमको इन स्टोरीज से पता चलता है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. साइनिंग ऑफ.